So in this session, we will see about structures. तो स्ट्रक्चर का इम्पोर्टेंस क्या है सी प्रोग्रामिंग में और इसके यूजेस कहाँ कहाँ है। तो जनरली जैसा हम पहले से जानते हैं कि अगर हमारे पास एक सिंगल वैल्यू रखना होता है तो हम एक नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। इस वेरिएबल की कैपेसिटी होती है, इसका कोई एड्रेस होगा और इसकी कैपेसिटी है कोई एक कांस्टेंट को रखने की, वन कांस्टेंट। इट कैन कैरी वन कांस्टेंट। सिमिलरली अगर हम फ्लोट के लिए भी ले सकते हैं, इट कैन बी अ फ्लोट वेरिएबल, इट कैन बी अ कैरेक्टर वेरिएबल, एनीथिंग। सो इन सभी की कैपेसिटी क्या है? इन सभी की कैपेसिटी है एक फ्लोट कांस्टेंट। डिपेंड करता है कि ये फ्लोटिंग कांस्टेंट रखेगा और सी कैरेक्टर कांस्टेंट रखेगा और ए एक इंटीजर कांस्टेंट रखेगा। तो बट कैपेसिटी की बात करें तो यह एक बार में एक ही वैल्यू रख सकता है और उसी टाइप की वैल्यू रख सकता है जिस टाइप का ये डिफाइंड है। इसके अलावे हमने ये भी देखा कि एक ऐसा भी वेरिएबल था a(5) जो एक बार में एक से ज्यादा वैल्यू रख सकता था। सो इसे हमने इस तरह डिफाइन किया था, दिस इज एरे 1 2 3 एंड 4। सो दिस इज ए। अभी ये ए किस टाइप का कंटेंट, यानी इसके पास कितने स्पेस है रखने के लिए? 5। लाइकवाइज 1 2 3 4 5, वी कॉल इट जीरो, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एलिमेंट। और हर एलिमेंट के अपने एड्रेस होते हैं। बट ये सब जितनी भी वैल्यूज थी ना, ये सारी की सारी इंटीजर ही हो सकती है। ये सब इंटीजर कांस्टेंट यहाँ पे हम रख सकते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन है एरे के साथ। बट हमें रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमारे पास कोई एक ऐसा वेरिएबल हो जो किसी भी टाइप का डेटा को रख सके, या फिर किसी भी टाइप का रखने का मतलब हमारे डिजायर्ड टाइप का। सपोज हमें एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है और स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में हमें जनरली क्या रिक्वायर्ड है? स्टूडेंट का रोल नंबर, और हो सकता है स्टूडेंट का ग्रेड, राइट, उसके परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ये सारी चीजें हमें रखनी है। अब रोल नंबर कोई इंटीजर हो सकता है, इंटीजर ही होता है। ग्रेड A B C D E, यानी ये कैरेक्टर टाइप का वैल्यू होगा, कांस्टेंट होगा। और परसेंटेज कुड बी अ फ्लोट, राइट। 45.6% ऐसा होता है। ग्रेड ए हो सकता है इसे, या डी हो सकता है इसका ग्रेड। और इंटीजर रोल नंबर कुछ भी 21963 ऐसा हो सकता है। तो जो कंटेंट है इसका, ये इंटीजर है, इसका कंटेंट एक कैरेक्टर है और इसका कंटेंट एक फ्लोट है। और भी आगे इसमें इंटीजर हो सकते हैं, फ्लोट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, तो एरे हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो हमें एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जिससे हम इन सब ब्लॉक्स में अलग अलग, उस वेरिएबल के अंदर हम अलग अलग डेटा टाइप्स या अलग अलग टाइप के कांस्टेंट रख सकते हैं। सो ये रिक्वायरमेंट ना तो इस वे में हमें फुलफिल हो सकती है और ना ही हमारा जो एरे का वे है उसमें हमारा फुलफिल हो सकता है। तो इसके लिए जो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट सी प्रोग्रामिंग में दिया गया उसे हम स्ट्रक्चर बोलते हैं, राइट। स्ट्रक्चर का बेनिफिट क्या है, मैं इसी एग्जांपल को कैरी फॉरवर्ड करूंगा। हमें रोल नंबर लेना है स्टूडेंट का, राइट। तो आई जस्ट नीड सम मोर स्पेस। सो मुझे रोल नंबर लेना है, सो आई कैन राइट रोल नंबर। और फिर हमें क्या लेना है? ग्रेड। सो ग्रेड ऑफ स्टूडेंट, एंड वी नीड परसेंटेज। तो आई जस्ट से this name of the variable. Roll number could be integer, grade should be character, and percentage could be float, right? और मार्क्स, जो टोटल मार्क्स हो सकता है ना, टोटल मार्क्स, ये क्या होगा? ये इंटीजर हो सकता है। 200 मार्क्स आए, आउट ऑफ 500 स्टूडेंट ने 200 अर्न किया, सो दैट कुड बी मार्क्स वेरिएबल एंड इट कैन बी इंटीजर, राइट। सो
ये एक जैसे एरे में हम रखते थे कि एक नाम से हम इन सब को एक्सेस कर पाते थे। हम इसे बोलते थे A of 0, इसे बोलते थे A of 1, A of 2, A of 3 एंड A of 4। और बाई द नेम वी आर एक्सेसिंग दिस स्पेस। तो ऐसा ही काम हमें अलग अलग टाइप के वेरिएबल के लिए करना है, वैल्यूज के लिए करना है। यहाँ जितने भी कंटेंट थे सब सिमिलर कांस्टेंट थे। तो इसे अगर हम एक ब्लॉक में पैक कर दें और इसका नाम अगर हम कुछ भी रख दें, सपोज आई नेम इट STUD, और इसके पहले हमें एक कीवर्ड लगाना होता है STRUCT, स्ट्रक्ट। सो जस्ट बाय राइटिंग दिस struct स्टूडेंट, और ये अपने पास एक ब्लॉक होगा, ब्लॉक के अंदर जितने भी टाइप के वेरिएबल हमें चाहिए उनको डिक्लेयर करेंगे और एंड करेंगे सेमीकोलन से। सो ये हमारा एक टाइप डिफाइन हो गया। अब इस टाइप को हम समझते हैं कुछ ग्रेटर डिटेल में कि इस टाइप का मतलब क्या है। इसका मतलब ऐसा है कि अगर मुझे इस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो मैं लिख सकता हूं स्ट्रक्ट STUD A। अगर मैंने ऐसा डिफाइन किया, सो A will be a variable which can contain roll number, फर्स्ट रोल नंबर, इसका दूसरा जो मेमोरी होगा वो ग्रेड होगा, एंड देन परसेंटेज, एंड देन वी कैन से टोटल मार्क्स। ये वाला पार्ट, लास्ट वाला पार्ट नहीं रहेगा, दिस पार्ट विल नॉट अपीयर। ये इतना ही छोटा वेरिएबल है, सो सॉरी, पूरा का पूरा ही डिलीट हो गया। सो जस्ट सी दिस। इसका अपना मेमोरी लोकेशन होगा, दिस इज 1010 सपोज। तो रोल नंबर इंटीजर टाइप का है तो इसे 4 बाइट चाहिए। तो अगले ब्लॉक का जो मेमोरी होगा वो 4 जंप के बाद होगा 1014। और सिंस ग्रेड इज ए 1 बाइट कैरेक्टर टाइप का है, इसे बस 1 बाइट की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसका एड्रेस विल बी 1015। फ्लोट को फिर 4 बाइट की रिक्वायरमेंट होगी, तो दिस एड्रेस इज 1019। सो ये इस ब्लॉक्स के एड्रेसेस होंगे, और ये इस वेरिएबल का एक मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होगा। जिनको ये पार्ट नहीं समझ में आता है कि हमने एड्रेसेस को कैसे रखा, तो आप मेमोरी मैनेजमेंट को फिर से एक बार पढ़ो कि कैसे हम मेमोरी को यूटिलाइज करते हैं एड्रेसिंग के लिए। राइट। मैं अगर एक बहुत ही जनरल सी स्कीम देखो, ये रिप्रेजेंटेटिव मेमोरी एड्रेसेस है। एक्चुअल में कंप्यूटर में एड्रेसेस हेक्साडेसिमल या फिर और भी नए नए तरीकों में दिया जाता है, बट एज ए रिप्रेजेंटेटिव की वहां भी जंप्स ऐसे ही होते हैं। मेमोरी एलोकेशन, नंबर ऑफ स्पेस 4 बाइट ही एलोकेट होगा, भले ही उसे हम यहाँ मैं डेसिमल में नंबर सिस्टम में लिख रहा हूँ, इसे आप बाइनरी में लिखो, हेक्साडेसिमल में लिखो, जैसा जिस भी नंबर सिस्टम में लिखो, बट जितने बाइट्स ऑफ एलोकेशन है वो ऐसे ही होगा। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है बस। मैं एक स्कीम बताता हूँ कि कैसे मेमोरी में अगर हमारा 32 बिट का सिस्टम है, तो इसमें 32 बिट मतलब 4 बाइट, तो 1, 2, 3 और 4 बाइट होंगे। तो अगर हमारे पास हर मेमोरी ब्लॉक्स हैं ढेर सारे, तो हर ब्लॉक में ना 4 4 बाइट हम स्टोर कर सकते हैं। यही इस 32 बिट का मतलब होता है। सो यहाँ भी हम 4 बाइट स्टोर कर सकते हैं, एवरीवेयर जितने भी हमारे ब्लॉक्स है ना, यहाँ भी हम 4 बाइट स्टोर कर सकते हैं। तो ये 4 4 बाइट्स एवरी ब्लॉक की कैपेसिटी है। 4 बाइट, 4 बाइट इज नथिंग, इज इक्वल टू 4 into 8, दैट इज 32 बिट। क्लियर। सो अगर मेरे इस बाइट का एड्रेस क्या होगा,
तो एड्रे एरे में भी हम लोगों ने देखा हुआ था कि जो पहले बाइट का एड्रेस होता है वही इसका इस पूरे एरे का एड्रेस होता है। यही वही मैकेनिज्म यहाँ भी है। सपोज ये जो पहला बाइट है इसका एड्रेस है 1010, सो ये क्या होगा 1011, 1012, 1013, एंड दिस वुड बी 1014, 15, 16, 17, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025। सो लाइकवाइज, सो ये जो बाइट होगा ये वाला, इसका एड्रेस क्या होगा, दिस विल 1010। ये पूरे ब्लॉक का एड्रेस विल बी द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ दिस, सो 1014। तो जब कभी भी हम एक इंटीजर स्टोर करते हैं ना, तो हम चार मेमोरी ब्लॉक करते हैं। तो वही यहाँ है, पहला एड्रेस अगर इसका 1014 है, तो कॉन्जिक्यूटिव पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चार मैंने रिजर्व कर लिया किसके लिए, रोल नंबर के लिए। इसके लिए हमने इसको रिजर्व कर लिया। अब भी इस ग्रेड को रिजर्व करने के लिए हमें ना बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है ना, और रोल नंबर के लिए हमें इतना रिक्वायर्ड था। सो इसके लिए एक ही एड्रेस लोकेशन की रिक्वायरमेंट हुई। अब नेक्स्ट एड्रेस क्या है, 1015। सो 1015 से लेकर 1018 चार बाइट की हमें और रिक्वायरमेंट होगी। क्यों, क्योंकि ये परसेंटेज इज अ फ्लोट टाइप ऑफ डेटा, तो फ्लोट के लिए हमें 4 बाइट की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये 4 बाइट इस फ्लोट ने ले लिया, इस फ्लोट ने ये 4 बाइट कंज्यूम कर लिया। अब जो अगला एड्रेस बचेगा, यानी ये टोटल मार्क्स के लिए ये इंटीजर टाइप का है, इसे भी 4 बाइट चाहिए, तो अगला 4 बाइट फिर ये कंज्यूम करेगा। ये एक रिप्रेजेंटेटिव स्कीम में आपको बता रहा हूं कि कैसे मेमोरी लोकेशन जो है ना वो हमारे पास वर्क करता है। सो दिस 4 बाइट विल बी अलॉटेड टू दिस वन। सो दिस इज स्कीम। ये अब हम जैसे जंप मैंने बताया ना, ये जंप अभी बताना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि सेम अगर मैं एरे में देखता, तो अगर इसका एड्रेस इज 1010, सो दिस इज 1014, दिस इज 1018, दिस इज 1022, 1026। यही हमारा स्कीम है। यहाँ सिंस डेटा का जो टाइप है वो फिक्स है, इंटीजर है, तो सब में ना चार चार का जंप होना है। अगर कैरेक्टर होता तो एक का जंप होता, और अगर फ्लोट होता तो भी चार का जंप होता। सिंस यहाँ डेटा का टाइप फिक्स नहीं है, कभी कोई डेटा अगला कोई दूसरे टाइप का डेटा हो सकता है, इसलिए यह जंप जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मुझे लगता है कि इन जनरल आप लोगों को मेमोरी मैनेजमेंट समझ में आना चाहिए कि हाउ मेमोरी वर्क्स फॉर एनी वेरिएबल। इससे प्रोग्रामिंग में अंडरस्टैंडिंग और प्रोग्राम डेवलपमेंट मैं समझता हूँ थोड़ा आसान हो जाता है। तो स्ट्रक्चर का पर्पस क्या था और इसका रिलेवेंस अदर डेटा टाइप से कैसा है, वो मैंने आपको बताया। अभी एक डॉट्स को हम और कनेक्ट करते हैं कि ये जो मैंने लिखा स्ट्रक्ट स्टूडेंट, स्ट्रक्ट स्टूड ए, ये क्या है। दिस इज सिमिलरली वी से इंट ए। सो इंट क्या है, इंट इज द डेटा टाइप ऑफ ए, दिस इज द डेटा टाइप ऑफ ए। सो इंट इज डेटा टाइप ऑफ, सिमिलरली स्ट्रक्ट स्टूडेंट जो है ना, ये दिस इज डेटा टाइप ऑफ ए, दिस इज ऑल्सो डेटा टाइप ऑफ ए। अब ये वाला जो है हमारा इंट, दिस इज प्री डिफाइंड या सिस्टम डिफाइंड, है ना। ये हमारे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में इसका डिफिनीशन दिया हुआ होता है, लेकिन इसके डिफिनीशन को हम खुद डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ ये जो हम लोगों ने लिखा ना, ये कैसा है, ये डेटा टाइप ना, ये हमने यहाँ डिफाइन किया। तो यही डिफरेंस है, हमें एक ऐसे डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट थी जिसमें हम अलग अलग टाइप के वेरिएबल, या बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो तो जो कांस्टेंट होते हैं वो मैं रख सकूं। और ये जो रिक्वायरमेंट है ये एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन चेंज हो सकता है, इसलिए इसको सिस्टम डिफाइन करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ये दी गई कि यूजर खुद ही डिफाइन कर सकता है उसे किस टाइप का डेटा टाइप चाहिए।
तो हमने यहाँ एक डेटा टाइप डिफाइन कर लिया। अब जब कभी भी इसका वेरिएबल ए इज वेरिएबल ऑफ दिस डेटा टाइप, जैसे ए इज वेरिएबल ऑफ दिस डेटा टाइप, दिस टाइप ए जो है वो इंट टाइप का है, उसी तरह ये वाला ए जो है दिस इज नथिंग बट स्टूट टाइप का है, स्ट्रक्ट स्टूट। तो स्ट्रक्ट कीवर्ड अभी हम फिक्स करेंगे, बाद में हम इसे भी रिमूव कर देंगे। इसे प्रॉपरली अगर मैं लिख सकूं तो वी कैन राइट STUD A। दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू इंट ए। सो आप इसको साइड बाय साइड कंपेयर करके देख सकते हो कि इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है हमारे पास। So I think the initial understanding about this structure is clear to you. We'll discuss more in upcoming sessions. Thank you.